नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था, मैंने आपको बताया था कि हम इस YouTube चैनल का उद्देश्य क्या स्टार्ट करने का कि हम आर्मी अग्निवीर के लिए सबसे पहले आर्मी अग्निवीर के जो एग्जाम्स हैं, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, क्लर्क, इनके लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना, उस कंटेंट के साथ साथ में क्वेश्चन सीरीज ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराना और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराना। तो दोस्तों, उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं आपके लिए सबसे पहले आर्मी जीडी के लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं आज। और मैंने जैसे कल आपको कहा था कि मैं साइंस विषय को कवर करूंगा सबसे पहले, तो मैं आज आपके लिए साइंस में फिजिक्स के अंदर प्रकाश चैप्टर जो है उसकी क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश चैप्टर के, वो आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम्स में मेरी तरफ से आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, जैसा मेरा अंदाजा है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को समझिएगा। थोड़ा सा लेवल है इन क्वेश्चंस का, वो क्यों है वो मैंने आपको कल भी बता दिया था, क्योंकि अब एग्जाम्स आपके ऑनलाइन हैं और प्राइवेट कंपनीज एग्जाम करा रही है, तो उसमें आर्मी का इंटरफेयर कम रहेगा। तो इसीलिए वो क्वेश्चंस जो सेलेक्ट करेंगे वो बाहर से करेंगे, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, एसएससी जीडी लेवल की तैयारी करनी है। तो मैं उसी लेवल के क्वेश्चन उठा के लाया हूँ आपके लिए। तो आपके हर टॉपिक के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो पहला टॉपिक मैंने आज लिया है, ये सीरीज अपने पर मंथ हर महीने पूरे महीने चलती रहेगी, जिससे आप एग्जाम्स तक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका प्रकाश का ही है। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन है आपका कि भाई किसी भी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या किसका उपयोग किया जाता है। आवर्धित मतलब क्या होता है? सबसे पहले सर, हमें तो आवर्धित का मतलब नहीं पता। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, मैग्नीफाइड, यानी बड़ा प्रतिबिंब। और आभासी मतलब क्या होता है? काल्पनिक। देखिए, आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। एक सिंपल सा अंतर होता है जिसको नहीं पता। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी फोटो उतारी जा सकती है, हम फोटो खींच के ला सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसकी फोटो नहीं खींची जा सकती, जिसको आप पर्दे पे नहीं उतार सकते। तो कहने का मतलब क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा इसमें से दर्पण है जिसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जो, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आप सबसे पहले समतल दर्पण की बात करोगे। समतल दर्पण कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता। अरे, समतल दर्पण क्या होता है? जो हमारे घर में कांच लगा होता है। अब हमारे घर में कांच में हम जो फोटो देखते हैं वैसी दिखाई देती है, हमें कोई छोटी बड़ी नहीं दिखाई देती। तो समतल दर्पण नहीं हो सकता। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमें ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और ऐसे ही बात करूं मैं अवतल लेंस की, तो लेंस में अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अब बचा क्या आपका? अवतल दर्पण। और ये आपको याद भी रखना है, कंठस्थ रखना है। अवतल दर्पण हमेशा किसी भी वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो किसी भी वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लूंगा, तो आपको एक क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा अगर आप इंद्रधनुष बनने की बात करना चाहते हो। इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, आपने देखा होगा। सफेद प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है। इंद्रधनुष के अंदर आपको 7 कलर दिखाई देते होंगे। उन 7 कलर्स का क्रम क्या होता है आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो आप ध्यान रखना। विबग्योर, उन कलर्स का क्रम क्या होता है? विबग्योर। ये इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, जिसके अंदर वी का मतलब होता है वायोलेट, यानी बैंगनी। वी का मतलब वायलेट होता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में बैंगनी। वी का मतलब होता है वायलेट यानी बैंगनी। आई का मतलब होता है आपके पास इंडिगो, इंडिगो। इसका मतलब आसमानी बोल सकते हैं आप, या फिर इसको कहीं कहीं पे जामुनी भी लिखा जाता है। आसमानी या फिर जामुनी। इसी प्रकार से बी, बी का मतलब होता है ब्लू, और ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। ब्लू का मतलब होता है नीला। ठीक है, नीला रंग। उसके बाद में वाई, वाई का मतलब येलो,
और येलो का मतलब क्या होता है, पीला। येलो का मतलब होता है पीला, ठीक है। और ओ, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, ठीक है। नारंगी जिसको आप कह सकते हैं नारंगी या संतरा कलर जो होता है नारंगी। और आर का मतलब होता है रेड। ये 7 कलर यानी लाल, रेड का मतलब होता है लाल, ये 7 कलर आपको इंद्रधनुष के अंदर दिखाई देते हैं। विबग्योर जिसका अर्थ होता है, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है पूरा 7 कलर्स का। अब सबसे पहली बात तो सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बंटना कहलाता है परिक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्षेपण कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है, सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बंट जाना परिक्षेपण कहलाता है। तो इंद्रधनुष के बनने में सबसे पहली घटना कौन सी हो गई, परिक्षेपण की हो गई। कौन सी घटना हो गई, परिक्षेपण की। तो आपको ये ध्यान रखना है, सर सबसे पहले परिक्षेपण कहां पर है, एक इस ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है। बी और डी, बी और सी तो कट गया, चलो इसको तो क्रॉस कर दो दोनों को, ये खत्म। ऐसे ही करना है हमें एग्जाम्स में, जो जो गलत ऑप्शन है उनको काटते जाओ। क्या बच गया आपका, परिक्षेपण सर इसमें भी है और इसमें भी है। अब सर इन दोनों में से कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना है जब इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष के बनने के अंदर सबसे पहले होता है अपवर्तन और उसके बाद होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे ही प्रकाश जो होता है वो बूंद में घुसता है, पानी की बूंद में घुसता है ना, बादल जो बूंद आती है वर्षा की बूंद उसमें घुसता है, तो सबसे पहले होता है अपवर्तन और उसके बाद में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर इंद्रधनुष बनने के अंदर परिक्षेपण का तो योगदान है ही है, उसके बाद में और किस किस का होता है, अपवर्तन का भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी होता है। तो ये आपका आंसर हो गया डी। तो हमें ध्यान रखना है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपको एज इट इज याद रखना है इसको। जब वायु का बुलबुला, जब पानी का बुलबुला वायु में रहता है तो वो उत्तल लेंस की तरह काम में करता है। किसकी तरह काम में करता है, उत्तल लेंस की। जब बुलबुला हवा में रहता है, पानी का बुलबुला जब हवा में रहता है तो वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। लेकिन जब वो बुलबुला पानी के अंदर चल जाता है तो वो किसकी तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। क्योंकि जब भी कोई किसी पदार्थ को अपने से ज्यादा वाले अपवर्तनांक में डुबोया जाता है तो वह अपनी प्रकृति बदल देता है। ये एक थ्योरम है, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखनी है, आपको सीधा ध्यान रखना है। आपके लेवल पे आर्मी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। और अगर ये हवा में होगा तो आपके उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस के एक के कारण मरीचिका की परिघटना होती है। अब सर हमें तो यही नहीं पता मरीचिका क्या होता है। मरीचिका होता है जिसको कहते हैं मिराज या मृग तृष्णा, ठीक है, या मरीचिका। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में हमें सड़क पर पानी दिखाई देता है, ठीक है। क्या वो असली में पानी होता है, क्या नहीं होता, इसलिए हम वहां रुक के देखते नहीं है कि पानी है या नहीं। लेकिन जब यही घटना रेगिस्तान में हिरण के साथ होती है तो हिरण क्या करता है, उस पानी को देख के अपनी जीभ लपलपाता है ना। लपलपाने का मतलब क्या हो गया कि वो पानी को पीने का प्रयास करता है, लेकिन उसके मुंह में क्या आता है, बजरी आती है, मिट्टी आती है, ठीक है, पानी नहीं आता है। ऐसे ही वो रेगिस्तान के हर भाग में जाता है और अपनी जीभ निकालता है, फिर से उसके मुंह में मिट्टी आती है। तो इसको कहते हैं मृग तृष्णा। और ये घटना किसके कारण हो रही है, ये होती है आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सड़क पे पानी दिखाई देना गर्मियों के दिनों में या रेगिस्तान के अंदर पानी दिखाई देना किस घटना का कारण है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको मरीचिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि मरीचिका मतलब होता है मृग तृष्णा। मृग की तृष्णा, हिरण की तृष्णा होती है उस पानी को प्यार पीने की, ठीक है, लेकिन वो उसको नहीं पी पाता, इसीलिए इसका नाम है मरीचिका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन आगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अभी जो मैंने आपको बताया था वो इसी कारण बताया था, इंद्रधनुष के अंदर मैंने आपको बताया था इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, विबग्योर। अभी अभी मैंने आपको बताया था पिछले पेज पे कि इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं। तो देखिएगा एक बार, हाँ ये रहा, इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये जो 7 कलर होते हैं विबग्योर, इसमें जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे अप टू डाउन जाएंगे, तो क्या होता है, अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आपके प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है
वो बढ़ती जाती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जिसको लैम्डा कहते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं, ये तरंग दैर्घ्य ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है। तो ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है, इसका मतलब बैंगनी से ज्यादा किसकी होगी? आसमानी की। आसमानी से ज्यादा किसकी होगी? नीले की। नीले से ज्यादा किसकी होगी? पीले की। पीले से ज्यादा किसकी होगी? नारंगी की। और नारंगी से ज्यादा किसकी होगी? लाल रंग की। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है, ध्यान रखना। तो प्रकाश के अंदर प्रकाश का जो विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण जिसको कहते हैं, परिक्षेपण जिसको कहते हैं, परिक्षेपण का एक और नाम है, ध्यान रखना, वर्ण विक्षेपण। उसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। चलिए, तो अपन ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लाल रंग हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, लाल रंग के कारण लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। चलिए, किसी प्रिज्म में से प्राप्त 7 रंगों की पट्टिका में मध्य रंग होता है। देखिए, चाहे प्रिज्म से सफेद रंग बटो, चाहे इंद्रधनुष से सफेद रंग बटो, हमेशा 7 रंगों की जो पट्टी दिखाई देगी वो सेम टू सेम कौन सी होगी? विबग्योर ही होगी। 7 रंग आपके चाहे प्रिज्म से घटे मिले या इंद्रधनुष से मिले, यही 7 रंग होंगे। अब इसमें से मध्यमान रंग कौन सा होता है? तो देखिए, अगर आपसे मध्यमान रंग पूछा जाए तो अच्छा, बीच में एक जी छूट गया, हाँ, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ग्रीन छूट गया है, तो ग्रीन यहाँ पे लिख लेना आप, यहाँ पे ग्रीन आएगा हरा, ठीक है ना, यहाँ पे हरा आएगा, ध्यान रखना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में कौन बचा? ग्रीन। तो हरा मध्यमान रंग, मध्यमान का मतलब कौन सा होता है? बीच वाला रंग कौन सा हो गया आपका? हरा हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले प्रिज्म से जो 7 रंग बटते हैं उसमें मध्यमान रंग कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे? हरा रंग होता है, ग्रीन रंग होता है। क्योंकि आप देख लो विबग्योर के अंदर, अगर विबग्योर बनाऊं आपके लिए तो देख लो ध्यान से, 3 ये इधर हट गए, ये 3 बीच में हट गए, बचा कौन सा? ग्रीन। तो ग्रीन रंग जो होता है, हरा रंग, वो आपका मध्यमान रंग कहलाता है, मध्य का रंग कहलाता है, बीच का रंग कहलाता है। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन अगले पेज पे, अगले क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? सबसे पहले निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। उल्टा होता है, दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। और आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने हेतु आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उभयावतल बोल दो या उसको अवतल बोल दो, एक ही बात है। उभयावतल मतलब होता है दोनों तरफ अवतल। तो दोनों तरफ अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसकी दोनों जो आपके साइड से वो अवतल हो, इस तरीके का अवतल लेंस, जिसकी उभय अवतल, दोनों तरफ अवतल हो, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से अगर आपको बोल दे दूर दृष्टि दोष को दूर करने हेतु कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होता है? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे देखिए, जैसे जैसे माध्यम भारी होता जाएगा प्रकाश का वेग कम होता जाएगा, ठीक है। तो निर्वात में, जहां पे कोई माध्यम नहीं होता, सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का वेग। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। अगर मैं बात करूं हवा में, हवा में थोड़ा सा कम होता है, 2.99999 समथिंग × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये आपका किस में होता है? निर्वात के अंदर। 2.9999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसके अंदर होता है? आपका निर्वात में होता है। तो अगर आपसे कोई हवा में होता है, तो कोई हवा में पूछ ले तो कितना होता है? 2.9999 समथिंग, मतलब 3 से थोड़ा सा कम होता है। जबकि निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸। अगर मैं बात करूं कांच में कितना होता है, तो अगर कांच की बात करें अपन या पानी की बात करें सबसे पहले, तो पानी में होता है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर मैं बात करूं कांच में, तो कांच में आपके हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से आप खुद बताओ सबसे ज्यादा कहां होता है? निर्वात में होता है। तो ये आपका प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होता है? निर्वात में। ये आपका पूरा हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन आगे। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो चश्मा दिया जाता है वह है। अभी देखो, अभी मैंने आपसे ये पूछा था निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है उसको दूर करने के लिए, आपने बताया था अवतल लेंस, उभयावतल लेंस। तो जिस लेंस का उपयोग किया जाएगा उसी का तो चश्मा पहनेंगे अपन। तो लेंस, कौन से लेंस का चश्मा पहना जाएगा? अवतल लेंस का चश्मा पहना जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान हो गया।
दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कहाँ होता है? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए निकट बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। निकट बिंदु क्या होता है? देखिए, निकट बिंदु की एक परिभाषा होती है जो आपको ध्यान रखनी है। निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु वह बिंदु होता है जहां तक कोई मनुष्य स्पष्ट देख सके। तो निकट बिंदु कौन सा बिंदु होता है? वह निकटतम दूरी जहां तक कोई आदमी किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके। जैसे मैं अपने हाथ को कितना पास में लाता जाऊं कि मैं उसको स्पष्ट दिखाई दे सकूं। तो ये जो दूरी होती है ना निकट बिंदु की, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी किसी भी वस्तु को बिल्कुल पास में देखने की बिल्कुल साफ देखने की सबसे पास दूरी कितनी होती है? आपको ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर। तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर पे होता है? 25 सेंटीमीटर से तक। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो आदमी इस वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाएगा, सिर्फ 25 तक ही स्पष्ट दिखाई देख सकता है कोई भी स्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ का मतलब यह है जिसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ। चलिए, यहां आपको बोला है कि इस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूरदृष्टि दोष है, उसको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, यानी उसको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। दूर, दीर्घ मतलब दूर, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। और हमें पता है किसी स्वस्थ व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होता है? 25। तो ये 25 तक तो देख ही नहीं पाएगा, इसका निकट बिंदु तो 25 से भी क्या होगा? दूर होगा। मतलब इसको तो यहां तक की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसके तो बिल्कुल पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसका जो निकट बिंदु होगा वो 25 सेंटीमीटर से क्या होगा? अधिक होगा। नहीं समझे आप? देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इस व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25। और इसको दीर्घ दृष्टि दोष है तो ये 25 तक की नहीं देख पाएगा, 25 से दूर तक की देख पाएगा। तो इसका मतलब इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से भी दूर होगा। चलिए, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा इसका निकट बिंदु। आगे बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? अभी बताया था मैंने, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल न्यूनतम दूरी, कितनी न्यूनतम दूरी तक वस्तु को साफ देख सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अभी बताया मैंने आपको। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अब ये क्वेश्चन देखिए आपके एज इट इज पूछे जाएंगे आर्मी के अंदर, क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन है और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके पूछे जाएंगे। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, 8.3 मिनट। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8.3 मिनट लगते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? देखिए, हेडलैम्प मतलब क्या होता है? कार के जो आगे वाली लाइटें होती है, हेडलाइट जिसको कहते हैं अपन, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? मैं आपको 2 मिनट के अंदर सारी कहानी समझा देता हूँ कार की, कौन सा कहाँ दर्पण लगा होता है। देखिए, ये हमारी कार है, ये हमारी कार है, ठीक है, ये हमने मर्सिडीज कार ले रखी है। इस कार के अंदर पीछे की तरफ, इस कार में पीछे की तरफ जो है, पीछे, पीछे यानी बैकलाइट, या मैं आपको ऐसे समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, कार के अंदर आगे जो लगा होता है अपने शीशा, है ना, जहां पे ड्राइवर सीट के ऊपर जो शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है? तो कार के अंदर जो होता है, कार के अंदर ड्राइवर सीट के ऊपर वो लगा होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण। अभी कारण बताऊंगा मैं क्यों लगा होता है। तो कार में ड्राइवर सीट के ऊपर जो दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण। क्यों? क्योंकि उस दर्पण का काम क्या है? उस दर्पण का काम जो पीछे बैठा है उसको देखना नहीं है, उसका काम यह है पीछे से कोई गाड़ियां आ रही है उसको देखना, उस गाड़ी के अंदर, तो उस कांच के अंदर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति बताना चाहिए। समतल दर्पण क्या होता है? जैसा व्यक्ति है वैसा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो मान लो गाड़ी 10 मीटर पीछे आ रही है तो उस दर्पण का काम है उतना ही दिखाना उसको, ठीक है। तभी आपने देखा होगा समतल दर्पण है, इसीलिए एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस के अंदर आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्योंकि समतल दर्पण राइट का लेफ्ट दिखाता है, लेफ्ट का राइट दिखाता है, इसलिए उस दर्पण के अंदर एम्बुलेंस हमें सीधा दिखाई देता है, एम्बुलेंस लिखा हुआ, क्योंकि पीछे उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस के अंदर। तो इसीलिए ड्राइवर सीट के ऊपर जो दर्पण लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं साइड मिरर, पश्च दर्पण, जो साइड में जो लगे होते हैं, साइड मिरर कौन सा होता है? हमारी कार के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर जो साइड में कांच लगे होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? तो वो दर्पण होते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे आर्मी के अंदर, वो होता है आपके उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है वो?
उत्तल दर्पण होता है, तो जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। सर उत्तल दर्पण क्यों होता है? उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो छोटे प्रतिबिंब क्या काम में आएगा? अरे भाई उस कांच का काम क्या है? पीछे जितनी गाड़ी आ रही है ना सबको दिखाना। क्यों? अगर मान लो ट्रक आ रहा है एक, अगर अपन समतल दर्पण यूज में ले लें तो ट्रक बहुत बड़ा है तो सिर्फ ट्रक ट्रक को ही दिखाएगा, साइड में कोई गाड़ी आ रही है छोटी मोटी कार वार उसको दिखाएगा ही नहीं, और आपकी गाड़ी उसमें बचीड़ खा जाएगी। तो क्या होता है, उत्तल दर्पण का काम क्या है? ट्रक बड़ा सा है लेकिन उसको छोटा करके दिखाता है। इसलिए आपने उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई होती है, वो देखी होगी, उस कांच के ऊपर एक लाइन लिखी हुई होती है, देखना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी वस्तुएं जो आपको इस कांच में दिख रही है, जितनी आपको दूर दिख रही है उतनी दूर है नहीं, वो आपके उतना पास में है, क्योंकि वो ट्रक को छोटा करके दिखा रहा है तो ऑब्वियसली आपको दूर दिखाई देगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग में लिया जाता है। और अगर मैं बात करूं, आप जो हमारा क्वेश्चन है हेडलाइट यानी अग्रदीप, हेडलाइट यानी अग्रदीप के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अग्रदीप के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। तो क्या करेगा, हम आगे वाली लाइट का काम क्या है? आगे वाली लाइट का काम होता है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके दूर ले जाना, लाइट को दूर तक दिखाना, हमें सामने तक का व्यू दिखाना। तो ये क्या करेगा, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके दूर तक दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होने चाहिए? तो आपका आंसर होगा परवलयिक अवतल, अवतल आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिए, हमारे आकाश का रंग नीला सफेद हमें दिखाई देता है प्रकीर्णन की घटना के कारण। किस घटना के कारण? आप एक चीज दिमाग में याद रखना, कभी भी आपसे प्रकाश से संबंधित कोई रंग का उदाहरण पूछा जाए, हमें समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सफेद क्यों दिखाई देता है दिन में, इन सब का कारण होगा प्रकीर्णन। लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष यात्री जो हमारे वायुमंडल से बाहर है, उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल के कण है ही नहीं, तो वहां प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है। इसलिए अंतरिक्ष में बैठे यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? कम से कम 5 से 6 बार आर्मी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष लगता ऐसे है कि वर्ष है तो समय का मात्रक होगा, नहीं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी दूरियां मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये सब ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, 16 मीटर के बराबर होता है। ये प्रकाश वर्ष का मात्रक है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म में से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, प्रिज्म में से गुजारो, चाहे इंद्रधनुष की बात करो, 7 ही रंग आएंगे और सातों रंगों का क्रम क्या होगा? विबग्योर, है ना। मैंने बताया था आपको कौन सा होगा? विबग्योर। तो उस विबग्योर के अंदर देखते हैं अभी अपन आगे, देखिएगा जो विबग्योर आपका है, जो 7 रंगों का क्रम है, इस विबग्योर में मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे जाओगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होगी? लाल रंग की। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होगी? लाल रंग की होगी। तो और चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य भी लाल रंग की होगी। और क्या होगा, अगर मैं बात करूं, अगर विचलन की बात करूं, तो विचलन का क्रम होगा नीचे से ऊपर। तो विचलन का क्रम क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर हो जाएगा। मतलब तरंग दैर्घ्य का क्रम है ऊपर से नीचे, और विचलन का क्रम क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। विचलन का क्रम क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर। तो सबसे ज्यादा विचलन कौन दर्शाएगा? बैंगनी। आपको 3 ही चीजें ध्यान रखनी है जो आर्मी में पूछी जा सकती है। जो 7 रंग होते हैं उसमें तरंग दैर्घ्य कितनी, तरंग दैर्घ्य का क्रम क्या होता है? ऊपर से नीचे। और विचलन का क्रम क्या होता है? नीचे से ऊपर। और प्रकीर्णन का क्रम क्या होता है? नीचे से ऊपर। मतलब आप तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम्स में
जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो तरंग दैर्ध्य से पूछा जाएगा, या विचलन से पूछा जाएगा, या प्रकीर्णन से। तो तरंग दैर्ध्य को छोड़ के बाकी कुछ भी पूछे तो आप नीचे से ऊपर क्रम रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का, बैंगनी रंग का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का, बैंगनी रंग का। ये पूछा जाएगा आपसे। बताओ प्रिज्म में से सफेद प्रकाश को गुजारने पर सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो क्या बोलोगे आप, बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है। तरंग दैर्ध्य के लिए ऊपर से नीचे, बाकी सबके लिए नीचे से ऊपर, आपके लेवल तक। वैसे वेग का क्रम भी ऊपर से नीचे ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रिज्म में से गुजारोगे तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होगा, तो आप क्या कहोगे, विचलन किस रंग का होगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा विचलन होगा बैंगनी रंग। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे, आगे आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, ये हमें सीधा ध्यान रखना है आइरिस के लिए, है ना। आइरिस जो होता है वो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये दो समतल दर्पण है, एक ये है और एक ये है। ये दो समतल दर्पण है और इनके बीच में एक वस्तु रखी है। ठीक है, ये दो समतल दर्पण है और इसके बीच में एक वस्तु रखी है। दोनों समांतर रखे हुए हैं आमने सामने। इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इस वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे अनंत, क्योंकि इन दोनों प्रतिबिंबों के, इन दोनों दर्पणों के बीच में एंगल कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री का एंगल हो गया। कितने डिग्री का एंगल हो गया, 0 डिग्री का। तो फॉर्मूला जो होता है वो उसका होता है 360/0 थीटा। थीटा की जगह 0 डिग्री है तो 1/0 कितना हो गया, अनंत। आपको इतनी बातों में नहीं जाना, आपको तो सीधा ध्यान रखना है कोई भी वस्तु है, कोई भी दो समतल दर्पण है, उसके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे, अनंत। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आपने मेले में देखा होगा, कई जगह कांच लगे होते हैं, उसके बीच में एक आदमी खड़ा होता है, उसके बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं, वो यही होता है। या आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, हेरा फेरी मूवी में परवेश रावल जो होता है, बाबूराव, वो एक मेले में घुस जाता है और वहां पे वो कांच में धक्के खाते हैं उस एक रूम के अंदर घुस के, उनको सब जगह उसको वो खुद की फोटो दिखाई देती है। ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे सारे समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, तो उस बाबूराव के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता रास्ता कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं। देखो दो प्रकार के रंग होते हैं, एक तो प्राथमिक रंग होते हैं और एक द्वितीयक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं RGB। इसका मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेड यानी लाल, जी का मतलब होता है ग्रीन यानी हरा, और बी का मतलब होता है ब्लू यानी नीला। ये तो होते हैं आपके, ये तो होते हैं आपके प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग। ये तो होते हैं आपके प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग। बाकी इनसे जो बनते हैं इनकी सहायता से, वो सारे कौन से कलर होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। तो आप छाट लो कौन सा है, हरा नीला और लाल, हरा नीला और लाल, ये ऑप्शन आपका प्राइमरी कलर का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। देखिए हमने देखा होगा सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्य अस्त होने के बाद भी 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ये किस घटना के कारण होता है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये होता है प्रकीर्णन के कारण। मैंने पहले ही बताया था जहां पे भी रंग की बात हो वहां पे क्या होगा, प्रकीर्णन। यहाँ समय की बात है, हमें कुछ मिनट पूर्व दिखाई देता है, कुछ मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रकाश से रिलेटेड जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस किसी और टॉपिक के मैं आपके लिए लाऊंगा और लाऊंगा। आप सिर्फ जुड़े रहिए और इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, और भी हम लाएंगे, और भी आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह। ऐसा नहीं है कि प्रकाश चैप्टर खत्म हो गया उसके क्वेश्चंस खत्म हो गए, मैं और प्रोवाइड कराऊंगा आपको, लेकिन वो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने जरूरी थे। एक बार अपन पूरी टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन सीरीज के साथ में, तो क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से और आपको प्रिपरेशन के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। आप इन्हें अच्छे से करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें, हम आपको रिप्लाई करेंगे उस चीज का। अगर कोई भी किसी के डाउट हो, कोई क्वेश्चन वापस समझना हो, तो मैं कल आपको जब वापस रिकॉर्डिंग होगी तब मैं आपको वापस समझा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आप हमारा इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।